हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता होगा मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं क्योंकि मेरा जो कल लेक्चर आया था दैट इज बजट एनालिसिस 2024 का जो बजट आया उसका मैंने एनालिसिस आपको कल के लेक्चर में कराया था। ओके, बट जब मैंने वो लेक्चर डाला बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर एक बजट का जो आपने लेक्चर कराया इसके एमसीक्यू फॉर्मेट में आप इस लेक्चर को कराओ, क्योंकि अभी तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब चैनल में मैंने नोटिस किया है कि इंग्लिश मीडियम में किसी ने भी प्रॉपरली बजट पर एमसीक्यू फॉर्मेट पे लेक्चर नहीं डाला हुआ है। तो आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी था। तो मैं यहाँ पर बजट 2024-2025 का जो लेक्चर है वो याद रखिएगा, पूरा तरीके से मैं आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आया हूं। ठीक है, तो लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अराउंड 50 क्वेश्चन मैं आपको बजट से कवर कराऊंगा। और आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो देख रखा है बजट एनालिसिस जो मैंने ऑलरेडी कल आ चुका है, तो ये आपको बड़ा अच्छा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीजें बजट के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से एमसीक्यूज बनाए गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो बुकलेट्स के बारे में बताना चाहता हूं। देख सकते हैं यहां पर, दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से जून तक की पूरी करंट अफेयर्स जो है वो ये बुकलेट में, याद रखिए पूरी बुकलेट में हर चीजें मेंशन है। ओके, पॉइंट फ्रेम में दी हुई हैं। इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर आप मैसेज करो, ये बुकलेट की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये बुकलेट मिली, आप सोचेंगे सर अभी जुलाई कंप्लीट होने वाला है, बजट का ये बजट जो आप पढ़ा रहे हो ये सब भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। मतलब कहने का मतलब मेरे जो भी लेक्चर्स आते हैं आप देखते हो, डेली करंट अफेयर्स हो, वीकली हो, टॉपिक वाइज हो, जैसे बजट का वीडियो है, मंथली करंट अफेयर्स, आगे आने वाले जो मंथ हैं 6 मंथ, अभी आपको बताओ जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, वो सब मिलेगा। पुराना भी मिलेगा, बिल्कुल पुराना भी 2023 से मैं आपको जनवरी 2023 से सारी करंट अफेयर्स लाइन से प्रोवाइड करूंगा। और प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ मेरी जो स्टैटिक जीके सीरीज स्टार्ट हुई है, आपको पता होगा इवनिंग 7 PM पे, उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। ये सारा चीजें एक साथ मिलेगा, वो भी बहुत से कम कॉस्ट में। आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप पिंग करो और आपको मैं इसकी डिटेल्स दे दूंगा। ऑफर चल रहा है, सारा पैकेज एक बार में ले सकते हो। ठीक है, फिर देखिए यहां पर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट अफेयर्स है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिलेगी। देख सकते हैं यहां पर 7 मंथ करंट अफेयर्स है, जनवरी से जून तक की सारी करंट अफेयर्स आपको इस तरह पॉइंट फ्रेम में मिल जाएगी। ओके, पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, मतलब आपको कंपाइलेशन भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, और प्लस आपको मैं बता दूं मंथली करंट अफेयर्स हो गई, वीकली हो गई, डेली हो गई, इस तरह के मेरे जो वीडियोस हैं इन सब की पीडीएफ भी मिलेगी। तो मैं बता दूं जो भी लोग सीरियस हैं, ठीक है, जिनको भी एग्जाम क्रैक करना है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी डिटेल्स मिलने के बाद आप एक माइन्यूट सा कॉस्ट है वो पे करके लाइफ टाइम, याद रखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइफ टाइम कहने का मतलब आगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको सारी करंट अफेयर्स, सारा स्टैटिक जीके मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, लेट मत करिए और इस बेनिफिट का, याद रखिए ऑफर का जरूर बेनिफिट उठाइए। ओके, तो तुरंत सीरियस स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मुझे तुरंत मैसेज डाल दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बजट जो लेक्चर है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लेक्चर को एंड तक देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हुई है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बजट में क्या क्या चीजें एमसीक्यू फॉर्मेट में इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज बजट लेक्चर। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बजट के। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज इन प्लेस ऑफ बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए मैं आपको बताऊं, जो बजट वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा कि बजट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यहां पर मेंशन है। ऑप्शंस आपके सामने, आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, कल मैंने पढ़ाया भी हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है और इसी को आप आम भाषा में बजट भी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है वो इस बजट को बनाता है? ठीक है, मैंने ये पूछा है। वैसे तो डिवीजन की अगर बात करूं तो बजट डिवीजन जो है वो इस बजट को बनाता है, बट डिपार्टमेंट कौन सा है? आप देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट मैंने कंफ्यूजिंग लिख रखे हैं, है ना, सब फाइनेंस से रिलेटेड लिख रखे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, बट इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसी के अंदर बजट डिवीजन होता है जो स्पेसिफिकली यूनियन बजट को बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रिपेयर कौन करता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बजट के। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ विच मंथ?
रिस्पेक्टिव ईयर टू 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ विच मंथ, किस मंथ से फाइनेंशियल ईयर हम मैंने पढ़ाया हुआ आपको फाइनेंशियल ईयर हम किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो इसका मतलब हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो गया, दैट इज अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट ईयर तक एक फाइनेंशियल ईयर हम काउंट करते हैं। मतलब अगर मैं अभी की बात करूं तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च, याद रखना आपको, 2025 तक ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो बजट जो आपका होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। तो याद रखिए थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, तो अभी आपको पता होगा अभी बजट रिसेंटली न्यूज में है, तो 2024-2025 का जो बजट आया उसमें कास्ट की बात की गई है। किसकी बात की गई? कास्ट की। अब आप कहेंगे सर SC ST OBC ये सब कास्ट की बात की गई है क्या? नहीं। याद रखिए इस बार बजट में कितनी कास्ट को हाईलाइट किया गया, तो ये कास्ट को हाईलाइट नहीं किया गया, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कास्ट नहीं है, ठीक है। पहले बता दो कितनी कास्ट को हाईलाइट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं सीधे बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 कास्ट को। याद रखिएगा 4 कास्ट को मेंशन किया गया है, और मैं 4 कास्ट आपको बता देता हूं सरकार ने क्या क्या बोला है। एक है पुअर कास्ट है, एक है वुमेन्स, एक है यूथ और एक है फार्मर। हिंदी में बोले तो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ओके, तो ये आपको याद रखना 4 कास्ट का मेंशन किया गया है कि इनको प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, इनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली वैसे इंटरिम बजट में भी ये बात कही गई थी, और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने वापस भी इस बजट में स्टार्ट होने से पहले ये बात बोली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th क्या है? इन बजट 2024-2025 फोकस ऑफ बजट इज ऑन। फोकस कहां है बजट का, ठीक है। ऑप्शन से एम्प्लॉयमेंट में फोकस है, स्किलिंग में फोकस है, MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या एंड मिडिल क्लास पे फोकस है, या ऑल ऑफ द अबव। किस पे इस बार का बजट का फोकस है? तो याद रखिए 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME एंड मिडिल क्लास। मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव में गवर्नमेंट का इस बार जो गवर्नमेंट ने थीम रखी है वो यही रखी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार का जो बजट है 2024-2025 उसमें प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की कितनी है? 9 प्रायोरिटी है, 10 है, 4 है, 7 है, कितनी प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने रखी है? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूं टोटल इसमें 9 प्रायोरिटीज है, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9 प्रायोरिटीज। ओके, आप सोचे होंगे 9 प्रायोरिटीज सरकार की कौन कौन सी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला देख रहे होंगे आप, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, पहली प्रायोरिटी। दूसरी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स्थ है एनर्जी सिक्योरिटी। सेवेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट हमेशा ध्यान देती है। और एट्थ है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो 9th है वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये इस बार के 9 प्रायोरिटी सेक्टर हैं गवर्नमेंट के। तो क्वेश्चन पूछा है कितने प्रायोरिटी सेक्टर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ बजट 24-25 जो अभी प्रेजेंट किया गया है बाय निर्मला सीतारमन? टोटल साइज कितना है, ठीक है। मैं बता दूं लास्ट ईयर 2023 से जो 2023 में बजट रखा गया था उससे तो साइज बढ़ा ही है, ठीक है। इस बार का साइज जो है वो है 48.21 लाख करोड़, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 2024-2025 में 48.21 लाख करोड़, एक करोड़ मैंने लिख दिया, इसके आगे लाख आप लगा लेना। तो 48.21 लाख करोड़ जो है वो इस बार का था, और लास्ट टाइम देखिए दैट वाज 45 लाख करोड़। ओके, तो इस बार बढ़ा ही है, अगर हम बात करें साइज की तो वो इंक्रीज ही हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं, विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? ये योजना आपने सुनी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे सन 2000 में आई थी, ठीक है। तो मैंने पूछा है कि ये कौन सा फेज इस बजट में स्टार्ट करने की बात की गई है, ठीक है। जो अभी बजट रखा गया उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा फेज स्टार्ट करने की बात की गई है? अगर आपने मेरा बजट का लेक्चर देखा होगा बहुत इजीली आप आंसर दे पा रहे होंगे। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 4th फेज, ठीक है। तो याद रखिएगा इस 4th फेज में 25,000 मोर विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें ऑफकोर्स आपको पता होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रोड्स बनाई जाती हैं, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए इस फाइनेंशियल ईयर पे। और याद रखिएगा 25,000 मोर विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा ऑल वेदर रोड से, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी। उस टाइम पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इसका 4th फेज लॉन्च हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं, which two temple corridors will be developed in the country
अंडर द रिसेंट बजट 24-2025। ओके, तो 2 टेम्पल कॉरिडोर्स को डेवलप करने की बात की गई है और किस लेवल पे बनाई गई है वो भी बता देता हूं। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसका जो कॉरिडोर है उस लेवल पर इस 2 टेम्पल कॉरिडोर्स को बनाने की बात की गई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बट मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, एक है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और दूसरा है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। ओके, तो याद रखिएगा इनको डेवलप किया जाएगा, है ना, ये कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा जो ऑफकोर्स बिहार में है। और इनको किसके मॉडल पे, सक्सेसफुल जो मॉडल ऑलरेडी है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो यूपी में है, उसके पर्सपेक्टिव में इन 2 टेम्पल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। तो 2 है, तो यार कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। व्हाट इज द टैक्स स्लैब ऑफ अ पर्सन हैविंग इनकम अबव 15 लाख रुपीस? अगर साल में आप 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम अर्न करते हैं तो क्वेश्चन ही पूछा गया है आप पे कितना, किस टैक्स स्लैब में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑप्शन है 30%, 15, 10 या 35%। दीज आर द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिए, देखिए यहां पे मैंने लिख भी रखा है 0 से 3 लाख है तो निल है, बट आप यहां पर देख रहे होंगे अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स पे करना है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 30%। ओके, देखिए टैक्स स्लैब भी चेंज किया गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या चेंज किया है, उसको डिस्कस कर देते हैं। इसका आंसर तो ए है, दैट इज 30%। देखिए ये है पूरा नया वाला जो 2024-2025 में आया है, ये है ओल्ड वाला। तो आप यहां पर देखिए अप टू 3 लाख तो दोनों में ही निल है। ठीक है, ये तो चेंज नहीं किया है। बट यहां देखिए लास्ट टाइम 3 to 6 लाख में 5% टैक्स रेट था, बट इस बार 3 to 7 लाख में 5%, मतलब 1 लाख आप यहां देख रहे हैं इंक्रीज किया गया है। ऐसे 6 to 9 लाख में 10% था, यहां 7 to 10 लाख है, अगेन 1 लाख इंक्रीज है, 10% सेम है। 9 to 12 लाख में 15% है, अगेन यहां पे देख रहे हैं 1 लाख है, तो 10 लाख से 12 लाख पे 15% है। रेस्ट ये दोनों जो है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये नया टैक्स स्लैब है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज 30%, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा में 30% जो है वो आपको टैक्स रेट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन बाय 11th। हाउ मेनी न्यू हाई yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticulture crop will be released? ओके, एक्चुअली क्या है, जैसे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, आपको पता होगा हमारे आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत होता है, बट उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्रॉप्स जो रहती हैं वो इफेक्ट कर जाती है और फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो उसी को कवर करने के लिए सरकार ने बोला है हम टोटल 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी हम ऐसी क्रॉप्स निकालेंगे। ठीक है, जो क्या रहे जिनको आप लगाओगे तो क्लाइमेट चेंज में भी उन पे इफेक्ट नहीं होगा और फार्मर को लॉस नहीं होगा। तो कितनी हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज की बात की है गवर्नमेंट ने, तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 109। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने मेंशन किया, ये देखिए ये मैंने बजट से लिया हुआ है, यहां पर देखिए 109 लिखी हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 109। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड रिसेंटली? ओके, इन बजट 2024-2025 में कौन से टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं आपको बताता हूं कौन से टैक्स को अबॉलिश किया गया, बहुत अच्छा किया है सरकार ने अबॉलिश करके। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज एंजल टैक्स। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसको फंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, वो फंडिंग के लिए किसी इन्वेस्टर के पास जाता है। अब ये इन्वेस्टर अगर इसको पैसा देगा तो इस पर जो पैसा दे रहा है इस पर भी टैक्स लगता था, और ऐसे टैक्स को हम कहते थे एंजल टैक्स। ओके, तो ऑफ कोर्स इससे बेचारा बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा है और आप उस पर ऑलरेडी टैक्स ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इस टैक्स को जिसको हम एंजल टैक्स कहते थे इसको अब हटा दिया है, जिससे स्टार्टअप को बूस्ट मिल सके। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज एंजल टैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देख सकते हैं यहां मेंशन भी है, एंजल टैक्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर हैज बीन एबॉलिश। ये देख सकते हैं बजट से ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th। हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी स्टैब्लिश? इस बजट में कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की बात की गई है? ठीक है, दैट इज BIRC को बनाने की बात की है इस बार के बजट में। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और मैं आपको बता दूं इस बार टोटल स्टैब्लिश करने की बात की, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। याद रखिए 10,000 आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये क्या होते हैं याद रखना, जैसे नेचुरल फार्मिंग जो होती है ना, फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ठीक है, उनको जो भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, है ना, जो भी रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी वो ये सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 10,000 सेंटर्स बनाने की गवर्नमेंट ने बात की हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 14th में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट
विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू विच बैंक, ठीक है, मतलब जो श्रिम है जिसको आप झींगा मछली भी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सरकार चाहती है कि बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार हेल्प करेगी आपको लोन वगैरह दिलवाने में। किस बैंक के थ्रू? वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाएगी, आरबीआई से, एसबीआई से, नाबार्ड से। तो देख सकते हैं यहाँ नाबार्ड लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड, याद रखिएगा, है ना। तो नाबार्ड से देख सकते हैं, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ से उठाया गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है नाबार्ड करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए चेयरमैन, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, नाबार्ड के चेयरमैन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में आते हैं। What is the target of Indian government in budget 2024-2025 regarding farmers in natural farming? नेचुरल फार्मिंग में जो फार्मर्स है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है, ठीक है, कि वो वन, अब ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप चाहें तो सारे ऑप्शन से रीड कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली करेक्ट याद करेंगे, इसमें हमको गलत चीज ना याद हो जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कि सरकार ने बोला है कि हम करीबन 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की ओर मूव करें, उसके लिए फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। तो ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं ना, इसको नहीं यूज करेंगे ऑफकोर्स, और नेचुरल फार्मिंग की ओर हम 1 करोड़ फार्मर्स का गवर्नमेंट का टारगेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंडर यूनियन बजट 2024-2025, ये जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर अंडर डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक है। अब जो क्रॉप सर्वे उसका डिजिटली क्रॉप सर्वे होगा, कितने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हुआ है? 300, 400, 500, 600 ये ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है 400 डिस्ट्रिक्ट। आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे सरकार ने बोला कितने डिस्ट्रिक्ट में होगा? 400 डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the primary focus of NPS Vatsala scheme announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman at the time of budget 2024-2025 speech? ये NPS Vatsala स्कीम जो है वो जो अनाउंस किया, ऑफकोर्स की डिटेल्स अभी आगे चल के आएंगी, बट अभी जो अनाउंस किया है उसका प्राइमरी फोकस क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, एक तो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ रिटायरमेंट बेनिफिट मिले पेरेंट्स और गार्जियन को, बट ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं मैं कि इसमें क्या होगा, पेरेंट्स को अलाउ किया जाएगा, जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस है, कि वो अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ पैसे टू देयर माइनर चिल्ड्रन, अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए। याद रखिएगा, जब 18 साल से कम के होते हैं बच्चे, उनको माइनर चिल्ड्रन कहते हैं, तो उनके लिए जब वो माइनर है उस टाइम पर गार्जियंस की एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स और गार्जियन उसमें फंड में उन बच्चों के लिए पैसे जोड़ सकते हैं, आगे चल के वो पैसे जो हैं वो प्रोवाइड होंगे बच्चों की, जो जब वो बालिग हो जाएंगे, याद रखिएगा, है ना, मैच्योर हो जाएंगे, तो आपको वो फंड्स भी मिलेंगे। ओके, तो इस पर और डिटेलिंग आएगी, अभी गवर्नमेंट इस पर स्कीम डिटेल निकालेगी, बट अभी इसकी बात की है निर्मला सीतारमण जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में है, अकॉर्डिंग टू बजट 24-2025 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल मिशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेन पर्पस क्रिटिकल मिनरल मिशन का क्या है? ऑप्शंस है कि मिनरल्स हम एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट करेक्ट आंसर मैं सीधे रीड करूंगा, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप बढ़ाइए क्रिटिकल मिनरल्स में। अब आप कहेंगे सर क्रिटिकल मिनरल्स हैं कौन से? जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, लिथियम हो गया, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, आपने सुना होगा ये सब क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है आज की डेट में। हम लिथियम आपको पता हो बैटरीज में यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत सी चीजों में क्रिटिकल मिनरल्स मिशन मिनरल्स का यूज होता है। तो यहां पर सरकार का जो एजेंडा है इस मिशन के लिए वो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, रिसाइकलिंग मिनरल्स का रिसाइकल कर सके हम, और ओवरसीज एक्विजिशन कर सके क्रिटिकल मिनरल्स का। अब आप कहेंगे सर ओवरसीज एक्विजिशन मतलब, बता देता हूं, जैसे आपको पता होगा लिथियम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है, चिले में है, तो यहां पर जाकर हम इन्वेस्ट कर सके, याद रखिएगा, कॉन्गो में कोबाल्ट है तो वहां जाकर इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकें, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपको पता होगा ग्रीन एनर्जी के लिए भी ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसी के लिए सरकार ने मिशन जो है वो लॉन्च किया, आप यहां पर देख सकते हैं क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये यहां पर सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल बजट 24-25 द कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ओके, याद रखिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 40% टू, मतलब ये रिड्यूस कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में बता दूं क्या होता है, जनरली जो कंपनीज रहती हैं, ठीक है, उस जो प्रॉफिट करती हैं, ठीक है, उस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, उसे कहते हैं एक तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है। तो अब कंपनीज आएंगी
तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, तो पहले तो कितना रिड्यूस कर दिया बता दो, पहले 40%, जैसे लेटर सपोज उन्होंने 100 करोड़ रुपए अर्न किए तो 40 करोड़ रुपए टैक्स लगता था पहले, ठीक है, अब उसको रिड्यूस करके 35 करोड़ रुपीस कर दिया, 35% कर दिया है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 35%। ओके, ये रिड्यूस किया है, इससे ऑफकोर्स फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए, ठीक है, इसीलिए ये चीज रिड्यूस की गई है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज 35% कर दिया गया है फ्रॉम 40%। ओके, नेक्स्ट, बजट वॉज रिलीज फॉर कोसी मेशी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, इस बजट में इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए याद है कि बजट रिलीज किया गया है। इन विच स्टेट कोसी मेची इंटरलिंकिंग लोकेटेड है, ठीक है, मैं बता दूं ये इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग, मतलब एक ही स्टेट में इंटरलिंकिंग हो रही है, ठीक है, इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग है। और ये जो स्टेट है, याद है कि कोसी रिवर जो है, आपको पता हो बिहार की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है ये ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर की, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है कोसी में, वो वाटर ऑफ कोर्स इसमें इस महानंदा के डेल्टा पे डाला जा सके, याद है कि महानंदा के बेसिन में डाला जा सके, ये प्लान किया गया है, तो ये बिहार की बात है। तो याद रखिएगा ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो बिहार का है और इस पर गवर्नमेंट ने मनी एलोकेट किए गए। तो ये देख सकते हैं जो मेची रिवर है, याद है कि महानंदा बेसिन की ये रिवर है, महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, चलिए, और ये इंटर स्टेट लिंकिंग है, उसी स्टेट में इंटरलिंकिंग की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू बजट 24-25 विच सोर्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्ड मैक्सिमम मनी, मतलब सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से आता है? ऑप्शन से इनकम टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम से, कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। आप यहां देख सकते हैं बोरोइंग अदर लाइबिलिटी से करीबन 27% पैसा जो है गवर्नमेंट रिसीव करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जबकि इनकम टैक्स से आप देख रहे हो सेकंड नंबर पर है 19%, जीएसटी आप देख रहे हैं 18% पर, और कस्टम तो बहुत ही कम है, कस्टम तो 4% पे ही है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट, where did the maximum expenditure of the Indian government take place under budget 24-25? याद रखिएगा, मैक्सिमम खर्चा सरकार का कहां होता है, जो पैसे आते हैं सब्सिडीज में, डिफेंस में, स्कीम्स में, ठीक है, कहां? या स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में सबसे ज्यादा खर्च होता है सरकार, करीबन 21% सरकार इसमें खर्च कर देती है। सेकेंड नंबर पे आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट पेमेंट है, दैट इज 19%, ठीक है, बट और डिफेंस का कितना है? डिफेंस का 8% है, सब्सिडीज का कितना है? सब्सिडीज का 6% है, ठीक है, तो आपको याद रखना सबसे ज्यादा सरकार का स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जा रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो उधार लेती है ना उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोचिए कितना उधार ले रखा होगा सरकार ने कि सेकंड नंबर पे तो इंटरेस्ट पेमेंट पे ही खर्चा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, what is the new limit of standard deduction for salaried employed in budget 24-25? ठीक है, न्यू लिमिट। एक्चुअली पहले क्या था स्टैंडर्ड डिडक्शन में बता दो 50,000 रुपीज था, ठीक है, मतलब जितनी भी एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम होती थी उसमें से 50,000 रुपए कम कर दिए जाते थे, जिसमें कम कर दिया मतलब मिलते तो पूरे पैसे थे, ठीक है, सैलरी पूरी मिलती थी, बट जब टैक्स लगाया जाता तो 50,000 काउंट नहीं किए जाते थे, एक तरीके से आप कह सकते हो डिडक्शन मिल जाता था उनको, ठीक है, जिसमें उनको टैक्स नहीं पे करना पड़े, ये बेनिफिट होता था, ठीक है। अब इसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 75,000। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आप यहां देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट, according to the new budget 24-25 how many Indian post payment bank will be established in north east India? याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो कितने स्टैब्लिश करने की गवर्नमेंट ने बात की है। मतलब ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, टोटल मैं बताता हूं 100 बैंक स्टैब्लिश करने की बात की। कितने बैंक्स? 100 बैंक्स, ठीक है, ये देख सकते हैं बजट में पॉइंट यहां से कवर किया गया है, 100 बैंक स्टैब्लिश करने की बात की गई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करूं तो याद रखिएगा ये बैंक अगर नॉर्मल बैंक से डिफरेंस पूछें तो ये क्रेडिट नहीं देता है, याद रखिएगा, मतलब लोन ये प्रोवाइड नहीं करता, बाकी सारी बैंकिंग जैसी ही फैसिलिटीज हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड आप कह सकते हैं या लोन जो है वो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं प्रोवाइड करता। बाकी आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, वो सारी फैसिलिटीज यहां पर रहती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, नेक्स्ट, What is the estimated fiscal deficit as per budget 24-25? फिजिकल डेफिसिट का एस्टिमेटेड कितना एस्टिमेटेड रखा गया है, ठीक है। एक्चुअली जब इंटरिम बजट आया था उस टाइम पे सरकार ने 5.1% बोला था, बट अभी इस बजट में याद रखिए इसको उन्होंने बोला है 4.9%, जो कि बहुत अच्छी बात है ना, कि 4.9% है। और इवन 2025-2026 के लिए सरकार ने बोला हम इसको 4.5% तक करेंगे फिजिकल डेफिसिट को। सरकार बहुत अच्छा स्टेप कर रही है, ये याद रखिएगा। टारगेट जो है इस बार का वो 4.9% है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क आर प्लान टू बी डेवलप्ड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कितने इंडस्ट्रियल पार्क जो है सरकार ने प्लान किए हैं अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? ऑप्शन है 11, 13, 12, 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 12। याद रखिएगा, यहां पे मेंशन है 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सरकार ने प्लान किया हुआ है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो अभी लॉन्च हुई है अंडर द बजट 24-25? ओके, आपको पता होगा अर्बन एरियाज को जो घर दिए जा रहे हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है, यार गरीबों को, ठीक है, तो कितना बजट जो एलोकेट करने की बात की गई है, ये देख सकते हैं यहां पर मेंशन भी किया गया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर्स को, मिडिल क्लास फैमिलीज को घर दिए जाएंगे और कितना इन्वेस्टमेंट है 10 लाख करोड़ का। याद रखिए 10 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 10 लाख करोड़ जो है वो बजट एलोकेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मच प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन द ईयर बजट? इस साल के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितना प्रोविजन रखा गया है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो 2019 में लॉन्च की गई थी, जहां पर हर फार्मर्स को, याद रखिएगा, 6,000 रुपीज दिए जाते हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उनके अकाउंट में आते हैं। याद रखिएगा 2-2 हजार करके सरकार उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करती है, ठीक है, और फार्मर्स को 6,000 रुपीज गवर्नमेंट सालाना पर ईयर प्रोवाइड करती है। यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, तो इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया? वो किया गया 60,000 करोड़ रुपीस। तो देख सकते हैं आप 6,000 रुपए एलोकेट करती है, देती है मतलब सालाना, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो और बढ़ा दो, तो 60,000 करोड़। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, देख सकते हैं 6,000 पर ईयर देती है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, ये सरकार प्रोवाइड करती है, मतलब हर 4 महीने में 2,000 रुपए आपके खातों में डाला जाता है, ठीक है, और ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, तो कितना इस बार का एलोकेशन रखा गया है इस बार का? उसके लिए एलोकेशन है 60,000 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 24? याद रखिएगा, ये स्कीम आपको पता होगा सरकार ने लॉन्च की थी। अब इस बजट में बोला गया है कि ऑफकोर्स वापस की बात की गई है, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ, कितने करोड़ हाउसेस को? याद रखिएगा, और ये किस स्कीम का ये है? अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाते हैं, ठीक है, तो ये जो सरकार का टारगेट है वो 1 करोड़ हाउस होल्ड को, याद रखिएगा। तो याद रख सकते हैं 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट है, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर तरुण कैटेगरी टू बी एनहांस टू 20 लाख, मतलब इस लिमिट को एनहांस कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। पहले कितनी लिमिट थी जिसको एनहांस किया गया? पहले कितनी लिमिट थी? ठीक है, अगर आपको ये पता होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में आई थी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले कितना था? तो पहले था 10 लाख। याद रखिएगा, मैक्सिमम आपको जो मुद्रा योजना से पैसा मिल सकता था वो था 10 लाख। अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 20 लाख पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, पहले 10 लाख था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 20 लाख पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आपको लोन प्रोवाइड किया था शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर मतलब 50,000 से 5 लाख रुपीस तक का, और तरुण जो था वो 5 लाख से 10 लाख ही था। बट अब इस 10 लाख की लिमिट की जगह अब क्या कर दी गई? 20 लाख जो है वो लिमिट कर दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में आते हैं। द सेंटर विल फॉर्मुलेट विच प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश? आप 5 स्टेट्स देख रहे होंगे, ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनकी डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके लिए एक प्लान लॉन्च किया गया है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लिए, 5 स्टेट्स के लिए। उस प्लान का नाम क्या है जहां पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाएगी इन 5 स्टेट्स में? सूर्योदय, कल्याण उत्सव, भारत उत्सव, पूर्वोदय। ओके, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है पूर्वोदय प्लान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज पूर्वोदय प्लान, है ना। इसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट इन 5 स्टेट्स की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच करोड़ रुपीज हैज बीन प्रपोज टू बिहार वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स? ये है बिहार के सीएम, जिनका नाम है नीतीश कुमार। आप मुझे बताइए बिहार के गवर्नर का नाम क्या है ना, बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कितने करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं? तो बता दूं 26,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं बिहार को, ठीक है। बहुत न्यूज में भी है कि बिहार जो है ऑफ कोर्स बीजेपी के लिए, यहाँ पे आपको पता होगा जेडीयू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है एनडीए का, तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे बिहार को बहुत बेनिफिट मिला है इस बार के बजट में। 26,000 करोड़ रुपीज डायरेक्टली रखे गए हैं बिहार के लिए। ओके,
नेक्स्ट देखा जाए, हाउ मच करोड़ इज टू बी अरेंज फॉर आंध्र प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल। ये है आपके चंद्रबाबू नायडू जो वहां के सीएम है, ये भी बीजेपी के इंपॉर्टेंट एलाई हैं, ठीक है, टीडीपी पार्टी है, ठीक है। तो कितना एलोकेट किया गया है, तो एक्चुअली वहां पे याद रखिए आंध्र प्रदेश को उसकी कैपिटल जो अमरावती होने वाली है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 15,000 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ फाइनेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने किस सेक्टर में रखा है, डिफेंस में, रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर में, आईटी एजुकेशन में, किस में? तो करेक्ट आंसर है डिफेंस में। याद रखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं डिफेंस में आप देखेंगे 4,54,773 लाख करोड़ रुपीस। याद रखिएगा, मतलब 4,54,773 करोड़ रुपीस, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट सेकंड नंबर पर है, एग्रीकल्चर थर्ड नंबर पर है, ठीक है। एजुकेशन का है, हेल्थ का है, हेल्थ में देखिए 89,287 करोड़ रुपीस है। फिर एनर्जी है, टॉप 3 तो याद ही रखना, ठीक है। और हेल्थ भी देख लेना क्योंकि हेल्थ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता है। और एजुकेशन भी देख लेना, हेल्थ एजुकेशन थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इनका एलोकेशन भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कितने सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? देखिए ये जो स्कीम है 2020 में आई थी, जिस स्कीम के अंदर 5 किलो, याद रखिएगा, पर मंथ गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती थी 80 करोड़ लोगों को, ठीक है। पर मंथ आपको राशन मिलता था, ठीक है। कोविड की टाइम पे सरकार ने लॉन्च की थी, बट अब इसको अभी वापस 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जब से एक्सटेंड ही हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देख सकते हैं 2020 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहां पे 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं, और ये स्कीम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार बजट को पेश कौन कर चुका है? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या निर्मला सीतारमण? आपको लोग सोच रहे होंगे सर इस बार की फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने किया होगा, नहीं। करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये 10 बार बजट को रख चुके हैं। कितने बार? 10 टाइम्स बजट को रख चुके हैं, ठीक है। जबकि निर्मला सीतारमण ने तो 7 टाइम्स ही रखा है ना, ये तो 10 टाइम्स रख चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाया बाय प्रेजेंटिंग बजट फॉर कंसेक्यूटिव टाइम्स इन अ रो। अब आप कहेंगे सर कंसेक्यूटिव टाइम इन अ रो कितने टाइम? अभी मैंने बताया 7th टाइम। तो 7th टाइम इन्होंने बजट लगातार रखा, जिसमें से 6 तो कंप्लीट बजट है और 1 इंटरिम बजट था। तो टोटल 7 कंसेक्यूटिव बजट रखे हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड इसलिए बना दिया क्योंकि कंसेक्यूटिव बजट ओवरऑल तो ठीक है मोरारजी देसाई के पास था, बट कंसेक्यूटिव बजट तो जो था वो मोरारजी देसाई का 6 टाइम्स था, मतलब लगातार 6 बार वो रख चुके थे। वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव रखने वाली वुमेन, मतलब कंसेक्यूटिव रखने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है, वो है निर्मला सीतारमण, क्योंकि 7 टाइम्स ये बजट को लगातार रख चुकी हैं, ठीक है। जबकि मोरारजी देसाई ने 6 टाइम्स रखा था, बट ओवरऑल मोरारजी देसाई अभी भी आगे हैं 10 टाइम्स में। ओके चलिए, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, देखिए यहां पे मेंशन भी है 6 टाइम इन अ रो मोरारजी देसाई ने रखा था। ओके नेक्स्ट, विच बजट ईयर इन द इंडियन हिस्ट्री इज टर्म एज ब्लैक बजट? किस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगा। इस बजट को रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 1973-74 में। इस टाइम पर प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे यशवंत राव छावन, याद रखिएगा। और ये इसलिए इसको ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर डेफिसिट, याद रखिए, द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1973-74 इज नोन एज ब्लैक बजट एज द नेशन हैड अ डेफिसिट ऑफ 550 करोड़। उस टाइम पे 550 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, तो डेफिसिट था, जिसकी वजह से इसको ब्लैक बजट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड बजट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुगेट। ओके ये बुगेट जो वर्ड है ये कहां का वर्ड है? जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, या अरेबिक वर्ड है, ठीक है। यहीं से इसका मतलब होता है, मैं बता दूं, लेदर बैग। इसका मतलब क्या होता है? लेदर बैग। ओके बट ये जो वर्ड है वो आपको याद रखना है, फ्रेंच वर्ड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, जिसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज लेदर बैग। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय। पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। किसने प्रेजेंट किया था ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने इमेज दिखा देता हूं, और देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है, दैट इज आर के षणमुगम शेट्टी। याद रखिएगा, आर के
शानमुखम शेट्टी जो है उन्होंने रखा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने बजट 26 नवंबर 1947 में रखा था। तो पहला यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने ही रखा था। ठीक है ना, और ये देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, बट अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि पहला बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब रखा गया, ठीक है, ये कब रखा गया, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये रखा था जॉन मथाई ने। किसने रखा था? जॉन मथाई ने। कब रखा था? इसको रखा था उन्होंने 28 फेब 1950 में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रिपब्लिक इंडिया, मतलब रिपब्लिक इंडिया कब हुआ सबको पता है, 26 जनवरी, ठीक है, 1950। ठीक है, इस दिन पर हम क्या हुए थे, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक डेट मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि डेट आप चेक कर लेना एक बार, इसलिए डेट में श्योर नहीं हूं। ठीक है, लेकिन ये बात श्योर हूं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही जॉन मथाई ने, याद रखिएगा, फर्स्ट बजट रखा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, who became the first PM of the country to प्रेजेंट द यूनियन बजट, मतलब पहला कौन सा प्रधानमंत्री था इसने बजट रखा? देखिए, ये बने हैं जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। उस टाइम पे 1958-59 की बात कर रहा हूं। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू तो पीएम थे, उनके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, इसलिए उन्होंने बजट रखा था। तो फर्स्ट पीएम जिन्होंने बजट रखा है। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ द कंट्री टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, पहली वुमेन पीएम जिसने बजट को रखा हो। ठीक है, तो वो है इंदिरा गांधी, और पहली वुमेन भी यही है जिन्होंने बजट को रखा, और पहली वुमेन पीएम भी यही है, और पहली वुमेन भी यही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और इनके साथ भी क्या था, याद रखिएगा, 1970 में इन्होंने बजट रखा। उस टाइम पे ये भी देश की प्रधानमंत्री थी, बट साथ साथ में इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने रखा। ठीक है, तो पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है एक तरीके से इंदिरा गांधी, जिन्होंने बजट को रखा। ओके, नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो ठीक है, इंदिरा गांधी तो आप कह सकते हो कि पीएम थी, उनके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, बट फुल टाइम पीएम वुमेन कौन बनी है? ठीक है, मतलब उसके पास और कोई पोर्टफोलियो नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सिर्फ है, तो वो है हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखिए, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। याद रखिएगा, 31 में 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम ये बजट रख चुकी हैं बीइंग अ वुमेन। सबसे ज्यादा बार बजट रखने वाली वुमेन भी यही बनी है। ओके, 7 टाइम्स मैंने अभी आपको बताया भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच कमिटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम जनरल बजट इन 1924? रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट करने वाली कमिटी कौन थी? इसने बोला था कि रेलवे बजट अलग आना चाहिए और जनरल बजट अलग आना चाहिए। ठीक है, ये थी एक्वर्थ कमिटी। याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एक्वर्थ कमिटी। ठीक है, और द परसुएंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी रिकमेंडेशन दी थी रेलवे बजट और फाइनेंस या जनरल बजट 1924 में अलग भी हो गया था। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर ये जुड़ा कब, वो भी बता देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर गवर्नमेंट मर्ज द रेलवे बजट टू जनरल बजट एंड स्क्रैप 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस? इसको मर्ज कब किया? देख रहे हैं हम 1924 में अलग हो गए थे, और मर्ज कब किया है? तो इसको मर्ज किया है 2016 में। ठीक है, 2016 में बोल दिया गया था कि इसको मर्ज करेंगे, और जो बजट आया 2017 का, जब बजट आया तो उस टाइम पर रेलवे बजट अलग से नहीं आया था, क्योंकि मर्ज हो चुका था। 2016 में बोला गया था मर्ज करने को, बट बजट में अलग से रखा गया था रेलवे बजट, बट 2017 का जब बजट आया उस टाइम पर मर्ज हो चुका था, तो बट बोला 2016 में गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, 2016 में बोला गया, और जो 2017 का बजट था वो मर्ज होके ही आया। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन से इसको मर्ज किया गया? तो वो किया गया किस कमेटी की रिकमेंडेशन से? विवेक देबरॉय कमेटी, याद रखिएगा, कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी रिकमेंडेशन से इसको मर्ज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देश के कौन है एट प्रेजेंट? मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, शायद आप पहचान जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं के अंदर गाइडेंस में बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनंत नागेश्वरन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही बनाया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे याद रखिएगा बजट के एक दिन पहले रखा जाता है, जहां पर जो भी प्रॉब्लम्स रही हमारे देश में याद रखिए इकोनॉमी में क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, एक तरीके से पूरा रिपोर्ट कार्ड रहता है इस इकोनॉमिक सर्वे में। ओके, तो ये बजट के एक दिन पहले रखती है फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा, पार्लियामेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अगर मान लो लोकसभा में बजट पास नहीं होता, जो अभी रखा है सरकार ने वो पास नहीं होता, तो क्या होगा?
ठीक है, बजट को वापस रखा जाएगा, बजट राज्यसभा पहुंच जाएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, ये सारे गलत है। करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ जाएगा। याद रखिए, उनको सबमिट करना पड़ जाएगा अपना रेजिग्नेशन। सरकार एक तरीके से गिर जाएगी अगर बजट पास नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस आपने देखा। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस भी कवर किए। ओके, और आपने देखा मैंने आपके लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो भी कवर किया, और बजट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जो मेरा बजट का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाकर एक बार आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये लेक्चर तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। बट बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर एमसीक्यू फॉर्मेट में आप पढ़ाइए, थोड़ा सा उसमें मजा आएगा, तो इसलिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए करा दिया है। ओके, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि इंडिया का पहला पेपरलेस बजट जो है वो कब प्रेजेंट किया गया था। पेपरलेस बजट, अभी भी इस बार भी पेपरलेस बजट ही था, बट फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट कब रखा गया? 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में? कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया का पहला पेपरलेस बजट, ठीक है, कब रखा गया। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप हमारा देखेंगे लेक्चर कंप्लीट होता है। बट अभी मैंने जिस बुकलेट की बात की थी स्टार्टिंग में, दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स की, ठीक है, ये बुकलेट आप ले सकते हैं। आप यहां पर देखिए जनवरी से जून तक की पूरी बुकलेट है, ठीक है। यहां पर हर चीजें प्रॉपर्ली मेंशन है, 6 मंथ की करंट अफेयर्स पूरी मेंशन। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह की प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई गई हैं। आप इसको इजिली रीड आउट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इस बुकलेट को हम कैसे ले सकते हैं? याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिख भी देता हूं, इसमें आपको याद रहे, ठीक है। नंबर लिख लीजिए 88153, ठीक है, याद रखिए 88153, ठीक है, 06208, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करिए तो आपको याद रखिएगा, आपको थोड़े से चार्जेस रहेंगे, बट आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। और ये बुकलेट मिल जाएगी, इसके साथ साथ आप यहां पर देखिए 7 मंथ करंट अफेयर्स, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट है। अभी आपने बजट का मेरा लेक्चर देखा होगा, उसकी भी पीडीएफ है। अभी ये वाला लेक्चर देखा, इसकी भी पीडीएफ है। कहने का मतलब मेरे जितने भी लेक्चर्स आते हैं ना, है ना, वो सबकी पीडीएफ आपको एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। प्लस साथ साथ में ऐसे कंपाइलेशन आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने कंपाइलेशन देखा जनवरी से जून, बट अभी मैं बताऊं जुलाई मंथ कंप्लीट होगा, हमारा 7 मंथ का कंपाइलेशन आ जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ उसमें ऐड होता रहेगा। मतलब आपको वन टाइम पे करना है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स जो है वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको ये एमसीक्यू भी मिलेगा, आप देख रहे हैं, आपको कंपाइलेशंस भी मिल रहे हैं, फिर आपको मेरे बजट के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, आपको डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे, मेरे वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सारी चीजें जो हैं याद रखिएगा वो आपको एक जगह पे मिलेगी। आपको ये नंबर लिखा हुआ देखिए, यहां पर भी लिखा हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करिए, थोड़े से चार्जेस पे करिए, और फिर ऑफर भी चल रहा है अभी, ठीक है। और लाइफ टाइम एकदम आप फ्री हो जाइए करंट अफेयर्स के लिए। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये थोड़ा सा कॉस्टली है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एडवांटेज क्या है, आपका एग्जाम क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं दे रहा हूं, आगे की भी जो मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स है, ये सब भी प्रोवाइड करता रहूंगा यार। तो आगे के लिए तो आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी जुलाई मंथ कंप्लीट होगा तो जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप नहीं करना है तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ये इसको आप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहां पर जाओगे तो आपको अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। यहां पर मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आप एक बार चेक करो, सैंपल चेक करो जाकर, आप देखो कितने अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। वो नोट्स आप बाय कर सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय कर सकते हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में बाय कर सकते हो, जैसा चाहो। सैंपल दिए हो, एक बार चेक तो कर ही लो। आपको लेना नहीं लेना वो बात की बात है, बट एक बार सैंपल जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नोट्स पसंद आए तो आप बाय कर सकते हो, है ना। तो याद रखिएगा क्लासेस भी अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स की, जो भी आपको डाउट हो आप वो क्लासेस भी बाय कर सकते हो, ठीक है। इवन यूपीएससी के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, प्री मेंस मैंने प्रॉपर कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं, इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मैं यहां पर भी दे रहा हूं। अगर आप यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक बार जाकर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। अब आपके बोलने पे देखिए मैंने पूरा बजट का जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखिए आपकी बात मानी है, ठीक है, और आपने बोला एमसीक्यू फॉर्मेट में कराइए, वो भी मैंने करा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आपने देखा पिछले 2 दिनों से सिर्फ करंट अफेयर्स में सिर्फ बजट ही बजट न्यूज में चल रहा है, इसलिए मैंने बजट को इतना डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरा अभी डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आज नहीं आया है, बट कल से वापस डेली करंट अफेयर्स वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी 2 दिन मैं सही बताऊं डेली करंट अफेयर्स में भी कुछ नहीं था, सिर्फ न्यूज में क्या था, बजट बजट बजट, ओके। इसलिए मैंने आपको बजट इतना डिटेल में कवर करा दिया है। आई होप आपको बजट अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई
दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा। ओके, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लस ये लेक्चर कैसा लगा यार, बहुत मेहनत से लेक्चर बनाता हूं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप चाहे पूरे यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, इतने डिटेल में एमसीक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वालों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे पूरा यूट्यूब चैनल चेक कर लो, ठीक है, वहां पर सब लोग कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कोई भी एमसीक्यू नहीं बना रहा है। मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट भी बना दिया है। तो एटलीस्ट इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। ओके, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, जितना आप शेयर करोगे मैं और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा। ओके, अब मैं यहां पर चलता हूं, आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। और तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जिनको भी नोट्स लेने होंगे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।